सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। तो आज हम तब्दीली के 3 साल का जायज़ा लेंगे। इमरान खान साहब के जो परस्तार हैं उनकी तादाद भी बहुत है और इमरान खान साहब के नाक़िदीन की जो तादाद है वो भी बहुत है। कुछ लोग समझते हैं कि इमरान खान साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, कुछ समझते हैं कि इमरान खान साहब ने मायूस किया है। अच्छा, उनसे मायूस होने वाले उनके अपने भी कुछ हमदर्द हैं या उनके फॉलोअर्स हैं जो समझते हैं कि उनको जैसा करना चाहिए था उन्होंने वैसा नहीं किया। बहुत अच्छे काम किए होंगे लेकिन हमारी तवक्कुआत पर इमरान खान साहब पूरा नहीं उतरे। कुछ ऐसे मसाइल हैं इस मुल्क के जिनको यकीनी तौर पर 3 साल में ठीक नहीं किया जा सकता। हम उन मसाइल की भी आज बात नहीं करेंगे। कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनके लिए आपको अरबों खरबों डॉलर्स चाहिए होंगे जो यकीनी तौर पे इमरान खान के पास नहीं है, हम उनकी बात भी नहीं करेंगे। कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनके लिए आपको कम से कम 2/3 अक्सरियत चाहिए, वो भी उनके पास नहीं है, हम उनकी बात भी नहीं करेंगे। हम आज उन इश्यूज़ को उठाएंगे और इमरान खान साहब के वादों को कि जिसके लिए ना तो शायद 2/3 अक्सरियत चाहिए उस हद तक, जिनके लिए ना तो अरबों खरबों डॉलर्स चाहिए, जिनके लिए सिर्फ विल चाहिए थी, जिनके लिए जिसको आयरन फिस्ट कहते हैं यानी लोहे की मुट्ठी वाला हुक्मरान जो है, जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता और स्टैंड ले लेता है स्टेटस को के सामने, वो डिटर्मिनेशन चाहिए थी। क्या उसका मुजाहरा वो कर सके या नहीं कर सके? मेरे साथ जो मोतबर शख्सियात मौजूद हैं और मुसलसल वो इन 3 सालों में इमरान खान साहब की गवर्नेंस को मुख्तलिफ जगहों पर रेट करते रहे हैं। इमरान खान साहब सीनियर एंकर पर्सन हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। खान साहब आपको बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब मारूफ माहिर मईशत हैं और इमरान खान साहब की टीम को भी उन्होंने ज्वाइन किया लेकिन कुछ वजूहात की वजह से अब वो इमरान खान साहब की टीम में शामिल नहीं हैं। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब सियासी और दिफाई तज्ज़िया निगार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप पर। जनरल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं प्रोग्राम के आगाज़ में इमरान खान साहब का एक बहुत ही मारूफ और बहुत ही आमियाना किस्म का एक नारा था जो वो कहते थे कि स्टेटस को की इमारतों को ख़त्म कर दिया जाएगा और अवामी राज कायम किया जाएगा। वो किस हद तक हुआ? सबसे पहले दिखाएं जी, इमरान खान साहब के वज़ीर शफ़कत महमूद साहब ने हुकूमत बनने के ठीक 25 दिन के बाद ऐलानात किए थे मुल्क के मुख्तलिफ गवर्नर हाउसेस के बारे में। तो ज़रा पेशावर से आगाज़ करते हैं, क्या कहा था? म्यूजियम बनाएगा। राइट। मेरे साथ मौजूद है उमैर यासर, हमारे ब्यूरो चीफ है पेशावर से। उमैर, आपका बहुत शुक्रिया। बताइएगा, गवर्नर हाउस को जो इन्होंने करना था वो कर दिया है? देखिए, कहने में क्या हर्ज है। ये जो क्लिप अभी आपने चलाया है ये तो 2018 का है जब तहरीक-ए-इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में दूसरी मरतबा बरसर इक़्तिदार आ चुकी थी। तो ये नारा उससे पहले भी था, ये ऐलान इससे पहले जो परवेज़ खटक साहब की हुकूमत थी उसमें भी था कि हम लाइब्रेरी बना देंगे, यूनिवर्सिटी बना देंगे, म्यूजियम बना देंगे। लेकिन ना तो खटक साहब के दौर में इस पे अमली तौर पे कुछ आगाज़ हो सका, ही जो मौजूदा महमूद खान साहब के दौर में ऐसा हुआ है। आज जो मौजूदा हुकूमत है इसको 2018 से लेकर आज तक 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। तो गवर्नर हाउस भी अपनी आबोताब के साथ वहीं पे खड़ा है और गवर्नर ही के कब्जे में करता था। जी बिल्कुल। तो वहाँ पे गवर्नर साहब जो हैं वो अपनी आबोताब के साथ मौजूद हैं और यही हाल जो है उसके करीब ही जो वज़ीर आला हाउस था वो भी ऐलान किया। अच्छा, एक और ऐलान, एक और आपके खैबर पख्तूनख्वा से ही जो नथी गवर्नर हाउस है उसके बारे में क्या कहा था? जी उमैर, ये हो गया या ये भी पुरानी डगर पर है? बिल्कुल, तमाम चीजें जो हैं वो पुरानी डगर पर हैं। अमली तौर पे उसको उस पर कोई आगाज नहीं हो सका। जो नथिया गली वगैरह पे जो और सरकारी इलाक थी उन्हें कुछ हद तक होटल्स का दर्जा दिया गया है। अच्छा। लेकिन जो गवर्नर जी राइट, बहुत बहुत शुक्रिया उमैर यासिर साहब, हमारे ब्यूरो चीफ पेशावर से। जल्दी से अब पंजाब का रुख करते हैं। बाबर डोगर साहब हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर के हमारे साथ हैं।
सबसे पहले दिखाएं जी गवर्नर ऑफिस जो है, जो अभी इस वक्त मॉल रोड पर है, शान नौ आबादियाती दौर की अलामत, उसके बारे में क्या ऐलान हुआ था? राइट बाबर डोगर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। गवर्नर ऑफिस, गवर्नर इस गवर्नर पैलेस से निकल के उसको चंबा हाउस शिफ्ट होना था, हो गया सर? नहीं सर, गवर्नर साहब जो है वो गवर्नर हाउस में है। 1800 किनाल पे मुश्तमिल गवर्नर हाउस उनको ज्यादा पसंद आया। चंबा हाउस जो है दो, उस पे 500 बड़े जबरदस्त कमरे हैं, बहुत बड़ा वो एक खूबसूरत आर्किटेक्चर है, लेकिन गवर्नर साहब को वो पसंद नहीं आया। 2018 में जब ये अनाउंसमेंट हुआ था, उसके बाद गवर्नर साहब ने एक विजिट जरूर किया था चंबा हाउस का, लेकिन उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि जी मैं गवर्नर हाउस में ही रहूंगा, मैं चंबा हाउस में नहीं जाऊंगा। और उसके बाद फिर उन्होंने गवर्नर हाउस को हफ्ते में एक दिन के लिए पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन वो भी 2 साल से बंद है क्योंकि कोरोना है। कोरोना की वजह से गवर्नर हाउस बंद है। अब तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद जब हेलीकॉप्टर पे आते हैं तो गवर्नर हाउस में एक हेलीपैड बना दिया गया, वो खुद गवर्नर हाउस में वो उनका हेलीकॉप्टर जो है वो हेलीपैड करता है, लैंड करता है और वहीं पर वो स्टे करते हैं। लास्ट टाइम भी उन्होंने गवर्नर हाउस में स्टे किया था। तो मुझे तो अभी कोई चांस नहीं नजर आ रहा कि वो आगे भी अगले 2 साल में भी गवर्नर जो है वो चंबा हाउस में जाएंगे। राइट, अच्छा एक और ऐलान, चंबा हाउस 2 साल से खाली पड़ा हुआ है। अच्छा, वो खाली पड़ा हुआ है जहाँ जाना था, यानी उसके पास उसमें जगह है, वेकेंट है, लेकिन वो गए नहीं है। 90 शाहराए कायद आज़म के बारे में क्या ऐलान था किया जाए? जी डोगर साहब, क्राफ्ट म्यूजियम बन गया सर। 90 शाहरा जो है वो इस वक्त भी चीफ मिनिस्टर जो है उस्मान बुज़दार जो है उनके इस्तेमाल में है। वहाँ पर अपनी कॉन्फ्रेंस वगैरह करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वहाँ पर उसको मीडिया हॉल के तौर पे यूज किया जाता है, उसको मुलाकातों के लिए यूज किया जाता है। वहाँ पर उसको बेसिकली जितने भी डिनर सीएम देते हैं वो सारे 90 शाहरा पे दिए जाते हैं। इस वक्त मैं आपको इतना बता दूं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब के पास 7 क्लब रोड, शहबाज शरीफ 7 क्लब रोड यूज करते थे, 8 क्लब रोड वो यूज नहीं करते थे। सीएम पंजाब 7 क्लब रोड ऑपरेशनल है, 8 क्लब रोड ऑपरेशनल है, 90 शाहरा ऑपरेशनल है। उसके बाद पंजाब असेंबली में उनका जो ऑफिस है वो भी ऑपरेशनल है। लाहौर सेक्रेटेरिएट में भी वो कभी कभी जाके वहां अपने ऑफिस में बैठते हैं। तो 5 ऑफिस तो सिर्फ उनके लाहौर में है उस्मान बुज़दार साहब के, और सारे अल्लाह के फजल से ऑपरेशनल है। कोई ऐसा नहीं है जो बंद किया हो या बंद पड़ा हो जिसपे एक्सपेंडिचर नहीं हो रहे। राइट, अच्छा डोगर साहब, एक और इमारत सर मॉल रोड पे बहुत एक्सपेंसिव इमारत है, उसके बारे में जी डोगर साहब? 5 स्टार होटल बन गया अमीर अब्बास साहब, पिछले 3 साल से स्टेट गेस्ट हाउस इस खाली पड़ा हुआ है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। अच्छा। बेसिकली स्टेट गेस्ट हाउस जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अंडर आता है और ये इसलिए बनाया गया था कि यहाँ पर फॉरेन डिग्निटरीज जो है वो यहाँ पर आकर स्टे करेंगे। लेकिन मेरी जो इतलात है पिछले 3 साल से कोई इसका इस्तेमाल नहीं है, लेकिन वो खाली पड़ा हुआ है और आगे अभी तक कोई ऐसी प्लानिंग भी नहीं है कि उसको कोई होटल बना दिया जाएगा या इस पे कोई ऐसा वर्कआउट नहीं हुआ। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया बाबर डोगर साहब, हमें लाहौर से बता रहे थे। आते हैं जल्दी से जरा सिंध गवर्नर हाउसेस और जो बाकी उसके करीबी जो इमारतें उनके बारे में क्या ऐलान हुआ था। हमारे साथ शाहिद जतोई, हमारे ब्यूरो चीफ कराची के, जो कसरे नाज एक इमारत है कराची में, उसके बारे में क्या ऐलान था, दिखाएं। वहाँ पे एक कसरे नाज भी है। राइट, शाहिद जतोई साहब बताइएगा जी, ये कसरे नाज को 5 स्टार होटल में तब्दील होना था, अशराफिया के हाथों से निकलना था, अवाम के हाथों में जाना था, चला गया सर? हेलो, पीटीआई की गवर्नमेंट ने बहुत सारे मंसूबे बनाए थे कि गवर्नर हाउस को म्यूजियम में तब्दील करना है, कसरे नाज को पता नहीं क्या तब्दील करना है। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ वहां पे और ना ही कोई मंसूबा अभी तक इनका कोई मुझे नजर आया है कि पाए तकमील तक पहुंचा हो। 3 साल गुजर गए इस हुकूमत को, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। इन्होंने बड़ा पैकेज भी दिया था कराची के लिए 1100 अरब रुपए का, वो भी अभी तक उसका कोई खदोखाल सामने नहीं आए और ना ही ये पता चल सके। इन्होंने सूबाई जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स बना रही है उसमें जो फेडरल कंपोनेंट था, जो पैसे इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट ने देने थे उन प्रोजेक्ट्स में, वो भी अभी तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट को नहीं मिले हैं। राइट, अच्छा शाहिद साहब, जरा ये कसरे नाज का तो आपने बता दिया, कराची के बारे में क्या ऐलान हुआ था, दिखाएं जी। गवर्नर इमरान इस्माइल साहब इसी गवर्नर हाउस में हैं या ये शहरी जंगल बन गया है?
नहीं, वो उसी गवर्नर हाउस में है और एक इन्होंने 2-4 पौधे लगाए थे। इन्होंने कहा जी इसको अर्बन फॉरेस्ट बनाएंगे, एक शहरी जंगल बनाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं है, वैसे की वैसी सूरत हाल है। चलें, स्टेट गेस्ट हाउस जी, स्टेट गेस्ट हाउस कराची का बता दें क्या होना था जी। शाहिद साहब, गवर्नर हाउस स्टेट गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो गए? नहीं, वो बिल्कुल भी वैसा ही का वैसा ही है, कुछ भी नहीं हुआ उसमें। शायद साहब कोई काम करवाया भी है आपने 3 साल में या कुछ भी नहीं करवाया? इन्होंने ये कहते तो बहुत है, इन्होंने जो 3 साल रिपोर्ट अपनी कारकर्दगी की दी है उसमें तो ये बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन कराची वालों को अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद जतोई साहब, हमारे ब्यूरो चीफ कराची से। आखिर में जरा बलूचिस्तान वैसे ही बड़ा महरूम है, उसके वादे तो वैसे ही पूरे होने चाहिए थे। हमारे ब्यूरो चीफ शहजादा जुल्फ़िकार कोयटा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और गवर्नर हाउस बलूचिस्तान के बारे में क्या ऐलान हुआ था दिखाएं जी। शहजादा जुल्फ़िकार साहब, गवर्नर हाउस के अंदर ही जो हमारे गवर्नर शहजादा साहब हैं वो रहते हैं या वहां से निकल गए सर? जी शहजादा साहब, गवर्नर हाउस में ही रहते हैं या इसको जो म्यूजियम बनना था बना दिया गया है? नहीं, म्यूजियम भी तबाह हो गई है, गवर्नर हाउस भी तबाह हो गया। अच्छा, तो ये तो बड़ा सादा सा वादा था, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं थी? इसको अगर म्यूजियम में तब्दील करना था तो क्यों नहीं हो सका? देखिए, बात यह है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप उस वक्त प्रोग्राम देते हैं, पार्टी का प्रोग्राम देते हैं, मंशूर देते हैं और लोगों को बताते हैं कि ये तो खैर मैंने मजाकन ये बात की है। ये जरूर हुआ कि जब जस्टिस रिटायर्ड अमानुल्लाह यासीन ज़ई साहब का तकर्रुर हुआ एज ए गवर्नर पीटीआई के गवर्नर से, उन्होंने ये बात मुझे खुद पर्सनली, मुझे जो है शफकत महमूद साहब जो फेडरल मिनिस्टर हैं, उन्होंने मुझे खुद इस्लामाबाद में बताया। उन्होंने कहा जी हम कोयटा आ रहे हैं और आप देखें आपके गवर्नर हाउस को हम बिल्कुल उसमें बदल रहे हैं, म्यूजियम में बदल रहे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप आए। ना वो आए ना म्यूजियम में बदला। ये शुरू हुआ कि जब तकर्रुर उनको हुआ गवर्नर साहब का, तो पिछले गवर्नर साहब जो अमानुल्लाह यासीन ज़ई साहब, तो उन्होंने ये किया कि पाबंद कर दिया वफाकी हुकूमत ने कि आप हफ्ते में इतवार के दिन इसको खोल देंगे ताकि यहाँ यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म जो है इनको विजिट करवाएं, स्टडी टूर करवाएं इनका कि ये क्या तारीखी इमारत है। और बहुत तारीखी इमारत है, इसमें अंग्रेज बैठा करते थे, वो एक हाकिम थे यहाँ के और एजेंट टू गवर्नर जनरल यहाँ बैठा करता था। बहुत बड़ी इमारत है और उनकी तस्वीर लगे हुए, उनकी हिस्ट्री लगी हुई है। वो शुरू में कुछ किया उन्होंने, 2-4 कोई हफ्ते इस तरह ये किया, उसके बाद वो मामला खत्म हो गया और गवर्नर हाउस उसी तरह अपने रोब दाब के साथ गवर्नर हाउस मौजूद है, आज भी मौजूद है। आज पीटीआई का गवर्नर आया है और पीटीआई के गवर्नर में आते ही जो है जाहिर है एक उनको शिकायत थी कि पीटीआई के वर्कर्स जो है वो फ्रीली मूवमेंट उनकी नहीं है। आज गवर्नर साहब जो है वो फ्रीली मूवमेंट है पीटीआई की और जितने उनके अंडर इंस्टीट्यूशंस आते हैं उनमें अपने लोगों को लगा रहे हैं। मसलन जैसे आपका मुतसब सूबाई मुतसब और रेड क्रिसेंट सोसाइटी। बहुत शुक्रिया शहजादा जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ मौजूद थे कोयटा से। जनरल अंजुम शेब साहब, आपकी तरफ बढ़ता हूँ सर। इसलिए मैंने इस टॉपिक से आगाज़ किया क्योंकि ये वो काम है कि जिसके लिए आपको ना IMF की ज़रूरत थी ना 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत थी, सिर्फ जो वादा आपने किया था उस वादे को निभाने की ज़रूरत थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बातें तो बेशुमार थे जो किए गए और नहीं निभाए गए और कुछ निभा भी दिए, लेकिन बात वही है कि पॉलिटिकल विल चाहिए इन चीज़ों को करने के लिए। हमेशा जब आप इस तरह का कोई कदम उठाने लगते हैं तो कुछ आवाज़ें उसके खिलाफ उठती हैं, कुछ आवाज़ें उसके हक में उठती हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो ये भी कहते हैं कि जो कुछ आपने फैसला किया है वो तो बिल्कुल आप बेशक जगह उसको गवर्नर हाउस को तब्दील करें, लेकिन जो आप करना चाह रहे हैं वो कोई प्रॉफिटेबल प्रपोजल नहीं है। तो इस तरह की चीजें हैं जिनमें के कंसेंसस वगैरह डेवलप करना चाहिए था, लेकिन मेरा ख्याल है कि कोविड वगैरह की वजह से जब अटेंशन बिल्कुल आपकी डाइवर्ट हो गई तो ये चीजें जो थी ये पेरिफेरल रह गई, इनके ऊपर कोई बहुत तवज्जो नहीं दी गई क्योंकि इश्यूज और बड़े सीरियस थे। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर सिर्फ एक ये चीज और इस पे वादा पूरा नहीं हुआ तो इस पे गवर्नमेंट को हम फॉलो अप कर सकते हैं। नहीं सर, वो अगले वादे जो हैं वो आगे चल के और भी दिखाते हैं, लेकिन ये वादा तो हमने इसलिए मुंतखब किया क्योंकि इसके ऊपर कोई खर्चा नहीं था, ये तो आसान सा काम था ना। ये है,
लेकिन बात यही है कि ये कोई इतना प्रायोरिटी का इशू नहीं था, लेकिन बहुत सारे और प्रायोरिटी के इशू हैं जिन पे काम नहीं हो सका। तो उन पे जरा आगे चल के वो मैं इमरान खान साहब की अपनी जुबानी सुनवाना चाहूंगा सारी चीजें। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, जनरल साहब ने कोविड का जिक्र किया। कोविड सर पाकिस्तान में हिट करता है फरवरी 2020 में या शायद मार्च 2020 में। ये वादा थे सितंबर 2018 के, तो तकरीबन 1.25 साल से ज़्यादा वक्त था हुकूमत के पास कि वो इन वादों पर अमल कर सकती थी। देखिए, शुरू तो मामला हुआ था 2018 में जब पीटीआई ने अपना इलेक्शन मंशूर जो है वो शाया किया था। मैंने पीटीआई का मंशूर पढ़ा, पीएमएलएन का पढ़ा, पीपल्स पार्टी का पढ़ा। इन तीनों में से जो सबसे ज़बरदस्त मंशूर था वो पीटीआई का था, और वो मैं इस हवाले से कह रहा हूँ कि बड़ा मुख्तसर था, कोई 60 या 61 टोटल में सफ़ात थे। उन्होंने बड़ी वाज़ेह तौर पे जो पाकिस्तान के बड़े प्रॉब्लम्स हैं उनको बड़ा ही साफ और शफाफ तरीके से प्रेजेंट किया कि ये आधा दर्जन जो हैं ये पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें उन्होंने हुक्मरानी का जो बहरान है उसका जिक्र किया, उन्होंने कौमी कर्जाजात जो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे उसका जिक्र किया, उन्होंने बिजली की चोरी का जिक्र किया, उन्होंने स्टेट ओन एंटरप्राइज में जो बड़े बड़े नुकसानात हो रहे थे उसका जिक्र किया। और फिर मज़े की बात यह है कि न सिर्फ बड़े प्रॉब्लम्स का जिक्र किया, उनके माफी चाहता हूँ, उनके हल जो हैं वो भी उस मंशूर में लिखे हैं। और उन्होंने उस मंशूर में, जैसे मैंने कहा, 60-61 पेजेस हैं, लेकिन जो इस्लाहात रिफॉर्म्स का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो तकरीबन 4 दर्जन मरतबा किया गया। यानी कि उन्होंने कहा कि ये बड़े प्रॉब्लम्स हैं और ये इनके हल हैं, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की जो इस्लाहात हैं उनका जिक्र किया, जैसे सिविल सर्विस में इस्लाहात लानी है, FBR में इस्लाहात लानी है, पुलिस में इस्लाहात लानी है, बिजली के शोबे में इस्लाहात लानी है। तो मामला तो इलेक्शन मंशूर से शुरू हो गया था और हम सभी बड़ी उम्मीद से थे। उसके बाद फिर पहला साल शुरू हुआ 2018 का। उसमें हमने देखा कि सबसे पहला वादा जो था वो तो किया गया कि $200 अरब जो है लूटा हुआ वो वापस लाया जाएगा, और शायद वही हमारी माशी पॉलिसी हो। और किसी माशी पॉलिसी और वो जो जिसका जिक्र मंशूर में किया गया था इस्लाहात का, वो कहीं सामने नहीं आ रहे। सिर्फ माशी पॉलिसी थी कि $200 अरब लूटा हुआ तो वापस आएगा, $100 अरब IMF के मुंह में मारा जाएगा, और $100 अरब जो है वो पाकिस्तानियों में बांट दिया जाएगा। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि मंशूर के हवाले से पीटीआई को बिल्कुल पता था कि मुल्क की कमजोरियां क्या हैं, और पीटीआई ने उनके सॉल्यूशंस भी लिखे थे। अब व्हाट वेंट रॉन्ग, ये असल सवाल बनता है अमीर साहब। राइट, इस पे जरा आगे चल के बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि ये सारे वादे जो हैं ये वफा हो नहीं पा रहे, या इनमें क्या क्या रुकावटें आ रही हैं। इमरान खान साहब, सर प्राइम मिनिस्टर ने ये सारी बातें जो कही थी ये लोगों के दिलों की ख्वाहिशात थी, और प्राइम मिनिस्टर ने लोगों को रियलाइज़ करवाया, जो कि बहुत अच्छी बात है, कि स्टेटस को ख़त्म होना चाहिए, कॉलोनियल सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, और ये शायद सिर्फ इमरान खान ही कर सकते थे, माजी में किसी ने नहीं किया। तो जो मुश्किल काम है करने वाले, उनमें हम इमरान खान साहब को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि उसके लिए वक्त चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए, कानून साजी चाहिए। ये तो वो छोटे छोटे काम थे कि जो वो कर सकते थे चंद हफ्तों में, महीनों में। देखिए, ये काम बड़े ज़रूरी भी थे। इन्हीं कामों से पता चलना था कि तब्दीली आई है या तब्दीली आ रही है। बिल्कुल। हुआ ये कि इमरान खान साहब ने कहा कि मैं ये सारी बिल्डिंग खाली करवा के, और एक कॉलोनियल सोच है, एक हमारे यहाँ पे एक ऐसा निज़ाम चल रहा है जहाँ पे हुक्मरान का और अवाम का बहुत ज़्यादा फासला और फ़र्क है, बहुत बड़े बड़े इक़्तिदार के इस्तारे हैं वो खड़े हुए हैं, मैं उनको गिरा दूँगा। जब मैं उनको गिराऊँगा तो पब्लिक का और जो सरकार है उसके फासले कम हो जाएंगे। एक्चुअली उसका इम्पैक्ट आना था। गवर्नर हाउस के अंदर गवर्नर रहे या अपने घर में रहे, इससे मईशत के ऊपर बराह रास्त इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस बिल्डिंग से ज़्यादा ज़्यादा आप क्या बना लेंगे, सरकार के पास और जगह कम है। असल में वो एक बहुत बड़ी सिंबॉलिक कार्रवाई होती। एग्जैक्टली। ब्यूरोक्रेसी को ये पता चलता है कि भाई वो खुद नहीं रह रहे इतने बड़े बड़े घरों के अंदर, उन्होंने खुद इतनी बड़ी इमारतें खाली कर दी हैं, वो अवाम का वोट लेकर उन्होंने ये कहा जी हमें शशके नहीं चाहिए, हमें प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, हमें सरकारी वसाइल के ऊपर कुछ डाका डालने हम नहीं आए हुए। जब ये खुद छोड़ देंगे तो फिर ब्यूरोक्रेसी खुद ही कंट्रोल। अब देखें ना, एक ब्यूरोक्रेट के पास आप जाते हैं, वो तो ये कहता है ये गवर्नर पहले जैसा गवर्नर जो पहले वाला था ना वैसा ही है। वो ये कहता है कि ये वजीर आजम जो है पहले वाला जो वजीर आजम था वैसा ही है, ये वजीर आला भी जो है ना वो पहले वाला जो वजीर आला था बिल्कुल वैसा ही है।
तो मैं डिफरेंट काम मैं क्यों करूं? कौन सी इधर तब्दीली आई है जो मैं अपने आप को तब्दील कर दूं? तो जब तक ये अपने आप को, और ये तब्दीली शो करने का सबसे अच्छा तरीका ये था कि बड़े बड़े सिंबॉलिक ये इवेंट किए जाते। अच्छा खान साहब एक ज़िमनी सवाल, अगर गवर्नर अपने गवर्नर हाउस को नहीं छोड़ेगा तो वो जो डीसी मियां वाली जो 100 कनाल के घर में रहता है वो क्यों अपना 100 कनाल का घर छोड़ेगा सर? कभी भी नहीं छोड़ेगा, उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। देखें, शुरुआत जो है, जो पॉलिटिकल विल है, वो पॉलिटिकल पार्टी जो गवर्नमेंट में है उसकी तरफ से आती है। मुझे आप बताएं को ब्यूरोक्रेट को किसी कुत्ते ने काटा हुआ है कि वो अपना घर छोड़ के जाके छोटे घर में रहना शुरू कर दे? वो तो वो तभी करेगा ना जब वो देखेगा कि भाई हुकूमत की पॉलिसी है। हाँ। और वो खुद छोड़ रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि इनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब्दीली लाने में आई कि इनके रास्ते में आके ब्यूरोक्रेसी खड़ी हो गई। ये ब्यूरोक्रेसी को 1 मिनट में चित्त कर देते अगर ये वाले काम कर देते जो आपने पहले गिनवाए। जो GOR की रिहाइश गाहें, आप तो इमरान लाहौर में आप वाकिफ हैं, 5-5, 7-7 कनाल के लाहौर के दिल के अंदर एक ऐसा मुल्क जिसमें एक तरफ वज़ीर आज़म कहते हैं मैं लोगों को पनागाहें बना के दूंगा क्योंकि लोग शेल्टरलेस हैं, वहाँ पे लाहौर के अंदर 5-5, 10-10, 20-20 कनाल की रिहाइश गाहें ब्यूरोक्रेट्स के पास हैं, वो कैसे खाली करेंगे जब आप पे गवर्नर खाली नहीं करेगा? एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे अब इमरान खान साहब खुद जो अपनी ज़बान से कहते रहे वो सुनवाएंगे। ब्रेक के बाद खुशामदेद। आज हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली में इमरान खान साहब की तब्दीली के 3 साल। कौन कौन से काम है जो नहीं हो सकते थे? हम वो सवाल, मैं दोबारा कह रहा हूं कि हम वो सवाल नहीं कर रहे कि जो नहीं हो सकता था वो क्यों नहीं किया, हम वो सवाल कर रहे हैं कि जो हो सकता था वो क्यों नहीं हो सका। जनरल साहब के पास जाते हैं, लेकिन अदालती निज़ाम के बारे में इमरान खान साहब, उनकी पार्टी का नाम इंसाफ, इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला इंसाफ, उन्होंने कहा क्या था बतौर वज़ीर आज़म? राइट, जनरल साहब 18 अगस्त को हल्फ उठाया था, अगले ही दिन 19 अगस्त को कौम से खिताब में उन्होंने ये बात कही थी। 3 साल हो गए सर, ऐसा निज़ाम नहीं ला सके जो 3 साल में इंसाफ दे सके। 1 साल में की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे सर। देखिए, मेरा ख्याल है कि ये सारी चीजें जितनी भी, इन पे कोई होमवर्क नहीं किया हुआ था, वरना अंदाजा होता कि ये आसान नहीं और कितना मुश्किल है। अभी डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर फरख जो पढ़ रहे थे, चीजें बता रहे थे आपको, उनमें मुख्तलिफ अदारों की इस्लाहात का किस्सा था। ठीक है, अदालती निज़ाम अपनी जगह पे, लेकिन अदालती निज़ाम भी तब आगे चलता है जब तहकीकाती अदारे जो हैं उनमें इस्लाहात की हों और वो आपको बड़ी जल्दी एविडेंस दे दें और फिर वो केस जो है उस एविडेंस की बुनियाद पे जल्दी चलाया जा सके। इसी तरह जो आपके जैसे नैब वगैरह है, ये अदारे, इनकी भी इसी तरह परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव अगर होती तो आपके एविडेंस, अक्सर केसेस जो हैं अदालतों में उनका मसला आ जाता है कि जनाब ये इसकी इन्वेस्टिगेशन दुरुस्त नहीं हुई, लिहाजा इस पे एविडेंस की किल्लत है। ये कई चीजें हैं, यानी कई डिपार्टमेंट हैं जो जुडिशरी को साथ हेल्प करते हैं और उनको भी ठीक करने की जरूरत थी, लेकिन मंशूर में ये सारा कुछ था लेकिन अमल इन चीजों पे नहीं हुआ। आपने देखा कि वहां पे हमारे वो मोहतरम जो हमारे स्टेट बैंक के रहे हैं, चेयरमैन भी स्टेट बैंक के प्रेसिडेंट रहे हैं, गवर्नर स्टेट बैंक रहे हैं, इशरत साहब, उनको भी लगाए रखा इन्होंने और वो बिल आखिर छोड़ गए। और मुझे तो कोई अंदाजा नहीं कि उन्होंने कोई ऐसी इस्लाहात प्रपोज की और वो इम्प्लीमेंटेशन हुई। उन्होंने बताया तो था कि इतने डिपार्टमेंट थे जिनमें से हमने कहा कि इतने कम करके तो इतने बना दें, लेकिन वो रीऑर्गेनाइजेशन हुई उनकी। तो इस तरह अगर आप देखें तो इंटरकनेक्टेड चीजें हैं, लेकिन वही लगता यही है कि ये एक तो पॉलिटिकल विल की कमी, दूसरी तरफ ये कि और मसाइल इतने ज्यादा थे कि उधर फंसा गए, ये इकोनॉमी के मिसाल के तौर पे, तो उन इशू से ये बाहर आ नहीं सकते। लेकिन जनरल साहब, आप ये बजा फरमा रहे हैं कि इकोनॉमी और बाकी चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन स्टेट के बहुत सारे ऑर्गन्स और आज़ा होते हैं ना। ऐसा तो नहीं होता कि स्टेट कहे कि जी एक काम करूंगा मैं, फिर 10 साल के बाद दूसरा काम उठाऊंगा, फिर 10 साल के बाद तीसरा। तो आपकी वजारतें हैं, सूबे हैं, इख्तियारात हर महकमे के पास अपने अपने हैं। अदालतों का काम किसी और के सुपुर्द होता, इकोनॉमी का काम वजारत खजाना देखती। ये कोई जवाब तो नहीं होगा सर? नहीं, ये जवाब नहीं, बल्कि आप यूं ले लीजिए
कि मसलन आम आदमी की जिंदगी पे हर कोई अदालतों में नहीं जाता, लेकिन आम आदमी की जिंदगी के ऊपर जो महंगाई का असर है, अगर आप वही देख लें तो इतना प्राइवेट इशू है जिसपे अगले इलेक्शन में जाने तक इन लोगों को उसके ऊपर बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी कि अगर ये हालात इसी तरह कंटिन्यू करते हैं, लेकिन वो भी कंट्रोल नहीं हो सका। तो इश्यूज तो बहुत है, लेकिन बात वही है कि आपकी लिमिटेशंस आपने अगर पहले से देखी होती फिर आप वादे ना कर। मेरी हमेशा ऑब्जर्वेशन ये रही है, दो चीजें, एक तो ये कि इन्होंने ऑपोजिशन के साथ कोई वर्किंग रिलेशनशिप नहीं रखी जिसकी वजह से कन्फ्रंटेशनल मोड में रहे ये थ्रू आउट देयर जितना भी 3 साल। और दूसरा ये कि जो प्रपोजल या जो कुछ कहा अपने मंशूर में, उसमें किसी में भी मुकम्मल होमवर्क नहीं था जिसकी बुनियाद पे ये कहा जा सकता कि ये पॉसिबल है या नहीं है, ये आप कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। आप बड़ी सीधी सी चीज देख लें कि जैसे अभी डॉक्टर फरूक भी बात कर रहे थे कि लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं जो आपके पब्लिक आपके एंटरप्राइजेस हैं, अब उनमें लॉस बढ़ता ही गया है, लेकिन आपने एक भी उसको प्राइवेटाइज नहीं कर सके या उनको इम्प्रूव नहीं कर सके कि वो कम से कम प्रॉफिट में आ जाए। तो वादा बहुत कुछ किया हुआ है, अगर आप उसको बैठ के खंगाले तो आपकी बात दुरुस्त है कि उसके लिए उनको 2/3 मेजोरिटी नहीं चाहिए थी। ये चीजें हो सकती थी अगर उनको एड्रेस किया जाता, लेकिन इन्होंने वादे ज्यादा कर लिए, होमवर्क कम था और रिसोर्सेज का भी नहीं देखा और ना ही पॉलिटिकल सपोर्ट मस्टर कर सके, क्योंकि इन्होंने कोई भी वर्किंग रिलेशनशिप रखी नहीं अपनी ऑपोजिशन के साथ। राइट, हम आज बड़ा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। पार्लियामेंट आपकी जो है वो भी तकरीबन देख लें फाल नहीं है, वो बड़ा कम उस पर एम्फेसिस है, उसको कोई वक़्त ही नहीं देता कोई। तो इस तरह कमजोरियां तो बहुत ज्यादा है। राइट, फारूक सलीम साहब, सर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड एक वादा हमने निकाला इमरान खान साहब का, वो क्या वादा था और बड़ा अहम वादा था, दिखाएं। इसमें कोई शक नहीं कि टैक्स रेवेन्यू बड़ा है, जो 8,000 अरब का दावा है, हो सकता है अगले 2 साल में शायद ये पूरा हो जाए, लेकिन सबसे पहले एफबीआर को रिफॉर्म करना था। डॉक्टर साहब, हो गया? अमीर साहब, देखिए, बहुत ही माजरत के साथ जरूर साहब से, होमवर्क तो सबूत है कि होमवर्क हुआ जो मंशूर सामने आया है वो ये साबित करता है कि पीटीआई को मालूम था कि पाकिस्तान में क्या कमजोरियां हैं, पीटीआई के इल्म में था कि उन कमजोरियों को किस तरह दूर करना है। ये सब कुछ उस मंशूर में लिखा हुआ है। देखिए, 22 करोड़ पाकिस्तानियों का ताल्लुक ये नहीं है कि हमारे गवर्नर साहब किस घर में रहते हैं, उनको किस घर में जाना चाहिए, क्या वो गवर्नर हाउस को खाली कर दें, डीसी का घर कितना बड़ा है, या ब्यूरोक्रेसी को चित करना हमारा मकसद है। ये सब मैं जाती तौर पे समझता हूँ बेकार की बातें, इसमें जान नहीं है। 22 करोड़ पाकिस्तानी कहते हैं कि आटे की कीमत 35 से 70-75 पे क्यों गई है। उनका ताल्लुक नहीं है कि हमने ब्यूरोक्रेसी को चित करना है या हमने गवर्नर हाउस में से गवर्नर को निकालना है। वो ये कहते हैं कि चीनी की कीमत जो है वो 55 रुपए से 100 रुपए तक क्यों पहुंच गई। वो कहते हैं कि मुझे 10 रुपए का यूनिट बिजली का मिल रहा था, आज मेरे घर में 23 रुपए फी यूनिट का बिल क्यों आ रहा है। वो ये कहते हैं कि 74 साल में 119 रुपए का पेट्रोल हमारी 74 साल माशी तारीख में नहीं हुआ, ये आज क्यों हो गया। देखिए, लुबे लुबाब क्या है कि इसका हल जो है, जो रियासती कारोबार चलता है, वो एक साइंटिफिक बुनियाद पे चलता है। एक टीम क्रिएट की जाती है, एक टीम बनाई जाती है, वो टीम बैठती है, उसको कई महीने लगते हैं, वो मंसूबा बंदी करती है और फिर उन मंसूबों के ऊपर अमल दरामद होता है, उसको मजीद वक्त लगता है और फिर नताइज सामने आते हैं। हमने ये देखा है कि पिछले 3 सालों में अभी तक तो पीटीआई के पास टीम ही नहीं है। आप अंदाजा करें कि 6 तो एफबीआर के चेयरमैन बदली हो चुके हैं, 6 दफा आईजी पंजाब बदली हो चुके हैं, 4 जो हैं वो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन जो है वो बदली हो चुके हैं। इसी तरह कॉमर्स सेक्रेटरी देख लीजिए, फाइनेंस सेक्रेटरी देख लीजिए, फाइनेंस मिनिस्टर्स देख लीजिए। तो हम तो अभी फेज 1 में फंसे हैं। वो जो मैंने फेज 4 फेजेस की बात की थी कि पहले आप टीम बनाएंगे, टीम मंसूबा बंदी करेगी, फिर अमल दरामद होगा, फिर नताइज निकलेंगे। तो यहाँ पे तो अभी टीम ही नहीं है। सही। हमें टीम चाहिए और वो टीम बैठ के मंसूबा बंदी करे। हमें ये बात है कि गवर्नर हाउस में से गवर्नर को निकालना है, हमने ब्यूरोक्रेसी को चित करना है, ये मकासद नहीं है रियासत के। हमने आटा, चीनी, बिजली, डीजल को कंट्रोल करना है, जिसके लिए आपको टीम चाहिए और वो टीम फिर बैठेगी। अब आप सोचिए कि अभी वजीर खजाना साहब आए हैं
अभी हमें मालूम नहीं, इतनी गैर यकीनी है सूरत हाल कि क्या वो पार्लियामेंट में दाखिल हो पाएंगे या नहीं, क्योंकि आपको याद होगा कि डॉक्टर हफीज शेख साहब इलेक्शन लड़े और वो नहीं जीत पाए। अब अदालती हुक्म है कि जब तक आप पार्लियामेंट का हिस्सा ना हो तो आप वजीर नहीं बन सकते हैं। तो इतनी बड़ी गैर यकीनी की फजा जो क्रिएट की है, टीम क्रिएट नहीं हुई, उस पर कोई मनसूबा बंदी नहीं हुई, असल प्रॉब्लम वो है। राइट। अगले वादे की तरफ बढ़ते हैं जी। अगला वादा दिखाएं इमरान खान साहब का। इमरान खान साहब को क्या था? राइट, इमरान खान साहब बेचारे नासिर दो इंतज़ार कर कर के कोविड की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो गए। और जो पुलिस की हालत है, आपने तो खुद क्राइम रिपोर्टिंग की है, ग्राउंड पे फील्ड पे आपको हक़ाइक़ का पता है। सबसे बड़े एडवोकेट थे इमरान खान पाकिस्तान में पुलिस रिफॉर्म के, कहाँ रहे सर? देखिए, मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊं तो पुलिस वैसी नहीं है जैसी शहबाज शरीफ के दौर में थी। तब वो एक ख़ानदान की गुलाम थी। अभी पुलिस के अंदर कुछ इंडिपेंडेंस है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने पुलिस ठीक कर दी है, पुलिस को ठीक होना चाहिए, लेकिन मैं पुलिस वालों को वैसे जलील होते हुए नहीं देख रहा जैसी जिल्लत में उनकी देख रहा था शहबाज शरीफ साहब के दौर में, कि 100 फुट के ऊपर पुलिस वाला खड़ा है और दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है। इनके घरों के ऊपर 2-2, 3-3 हज़ार बंदा लगा हुआ है और कोई पूछने वाला भी नहीं है। सारे कमांडोज इनके पास हैं। वो हटो बच्चों मैं नहीं देख रहा, और वो पुलिस का बेजा इस्तेमाल भी मैं नहीं देख रहा जो मैंने शहबाज शरीफ साहब के दौर में उस खानदान के लिए इस इदारे को इस्तेमाल होते हुए देखा है। हाँ, ये ज़रूर है कि पुलिस को ठीक करने के लिए जो इक़दाम होने चाहिए थे, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, उनकी बेहतर ट्रेनिंग, उनका जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा महकमे का, उसको बेहतर करना और उसके अंदर से खुराफात को निकालना, उसमें नाकाम रहे हैं। और ये एक वो काम है, बड़ा काम है, जिसका इम्पैक्ट सोसाइटी में बहुत अंदर तक जाता है। आम आदमी का किसी और से वास्ता पड़े ना पड़े, पुलिस वाले से ज़रूर पड़ता है। बिल्कुल। और पुलिस वाला जो है वो आम आदमी को बताता है कि रियासत तुम्हारे बारे में क्या सोच रही है, या रियासत का तुम्हारी तरफ रवैया क्या है। रियासती रवैया आम आदमी को पता चलता है पुलिस की हैंडलिंग से। तो उसमें कोई तब्दीली नहीं आई और वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। वो होना चाहिए था, जो करने में ये नाकाम रहे हैं। लेकिन पुलिस का जिस कदर शानदार इस्तेमाल शरीफ खानदान ने किया है, वो ये नहीं कर पाए, ये कर भी नहीं पाएंगे। वो उन्हीं का खासा है। सही है। एक ब्रेक शामिल करते हैं। 3 और वादे इमरान खान साहब के, वो ब्रेक के बाद अपने तीनों मेहमानों के सामने और आपको भी याद दिलाएंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। हम इमरान खान साहब की 3 साला हुकूमती कारकर्दगी, चूँकि अब 2 साल का अरसा बाकी है और उस 2 साल में भी प्रैक्टिकली आप 1.5 साल कह सकते हैं, क्योंकि आखिरी जो 6 माह हैं उसको पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का निज़ाम तस्वुर किया जाता है। तो जनरल अमजद शेब साहब के सामने मैं रखना चाहूँगा इमरान खान साहब का एक वादा जो उन्होंने एजुकेशन सिस्टम के बारे में किया था। जो सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का एक और वो तालीमी निज़ाम और पाकिस्तान में जहालत, इलिटरेसी के बारे में उनका विजन क्या था, वो दिखाएं। स्टैंडर्ड हम रेज कर। राइट जनरल साहब, बड़े क्लियर है, इसमें कोई इबाहम नहीं है जो भी हम दिखा रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के अपने अल्फाज हैं। सिर्फ एक यकसा निसाब के ऊपर पेशरफ्त हमें नजर आई है, उस पर भी 3 साल लग गया और उसके भी अभी खदोखाल वाजे उस तरह से नहीं है। ये जो बाकी काम थे, 2.25 करोड़ बच्चों को स्कूल में दाखिल करना था, वो आज भी ड्रॉप आउट है उसी तरह से। और ये इसमें बहुत ज्यादा टाइम लूज कर चुके हैं। यकसा निसाब वाला जो है वो भी अभी इब्तदा है, क्योंकि उसके ऊपर काफी सारे लोग इतराज कर रहे हैं, सब एग्री नहीं कर रहे। सिंध ने काफी इतराज़ात किए हैं और जब उसके ऊपर सबके इत्तेफाक राय ना हो तो इम्प्लीमेंटेशन का बड़ा मसला बन जाता है। ऑल्दो वो एक अच्छा आइडिया है और मैंने पीछे डॉक्टर मरियम गालिबन उनकी वो सारा सुना मैंने, जिस तरह वो कर रही है काम इस पे, तो वो लगता तो है कि एक बड़ी अच्छी एफर्ट है, लेकिन वो इतने एलिमेंट्री स्टेज पे है अभी कि उससे रिजल्ट मेरा नहीं ख्याल कि इनके अगले 2 सालों में कोई खास हमें नजर आएगा। कंसेंसस भी नहीं है। और फिर आप जो सिर्फ ये मदरसे की हद तक की बात नहीं है, ये जो नया यकसा निसाब है, ये जो प्राइवेट और इंग्लिश स्कूल्स हैं उनमें भी लागू करना खासा प्रॉब्लम आएगी उसमें, क्योंकि वो उन्होंने अपनी एक रखी हुई है एक यूनिक सी
अपनी एजुकेशन में उसका सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है, तो ये प्रॉब्लम्स तो इनको आएंगी, इम्प्लीमेंटेशन स्टेज की तो आएंगी, अभी प्लानिंग स्टेज पे भी चीजें फाइनल नहीं हुई। और आपकी बात दुरुस्त है कि जिस तरह और कई वादे पूरे नहीं हुए, उनमें से एक ये भी है जो पार्शली शायद पूरा हो जाए लेकिन नॉट होली। राइट। मई 2019 में इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के यौम तासीस के मौके पर एक बड़ा अहम कौम को उम्मीद दिलाई थी, वादा भी कह सकते हैं, उम्मीद भी कह सकते हैं, दिखाएं जो तारीख से। राइट। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, इसमें कोई शक नहीं कि कर्जे इन्होंने इनहेरिट किए और बहुत बड़ी तादाद में कर्जे थे, इन्होंने कर्जे उतारने थे, लेकिन क्या वजह है कि प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि हम 30,000 से अगर 20,000 भी कर जाएं तो इसमें वाकई बहुत बड़ी बात होती, लेकिन कर्जे तो 95 अरब डॉलर से कोई 115 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट। अमीर साहब, अगर आपकी इजाजत हो, 3 ऐसे माशी इक़दाम जो पिछले 3 सालों में मैंने देखे हैं, हमारे सामने आए हैं, जिनसे पाकिस्तान में रहने वालों को भी और पाकिस्तानी रियासत को भी फायदा पहुंचा है। अगर मैं ब्रीफली उनका भी जिक्र कर दूं, फिर कर्जों के ऊपर भी हम आ जाते हैं। देखिए, एक तो जो एमनेस्टी स्कीम डिक्लेयर की हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में, उससे मैं समझता हूं कि मईशत को भी बड़ा फायदा पहुंचा है। कोई 300-400 अरब रुपए के उन्हें नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रजिस्टर हुए हैं, जिससे लोगों को नई नौकरियां भी उसके अंदर मिली। इससे रियासत में रहने वालों को बड़ा फायदा पहुंचा। दूसरा, जिसको दुनिया ने भी उसका नोटिस लिया है और उसको चौथे नंबर पे कहा गया है, जो सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम है, वो एहसास का जो प्रोग्राम है, जिसके तहत तकरीबन 260 अरब रुपया जो है, जो पाकिस्तान की तारीख में पहले किसी हुकूमत के नीचे नहीं था, वो जो बांटा गया है। जो मुस्तहिक लोग थे, तकरीबन 1.5 करोड़ पाकिस्तानियों को उससे फायदा पहुंचा है, जो 3-3 महीने के बाद उनको जो इंस्टॉलमेंट्स मिल रही थी। और तीसरा जो मैं समझता हूँ कि कामयाब इकदाम कदम उठाया है, वो रोशन डिजिटल अकाउंट्स का है। पिछले कोई 11-12 महीनों में उसमें तकरीबन 2 अरब डॉलर जो है वो इकट्ठा हो गया है। वो यकीनी बात है कि वो रियासत की एक लाइबिलिटी बन जाएगी, लेकिन अट्रैक्शन जो है उसमें लोगों ने 2 अरब डॉलर जो है वो जमा करवाया है। कर्जों की बात देखिए, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो रोजाना का औसतन कर्जा 5 अरब रुपया रोजाना का इजाफी लिया जा रहा था, और हम उस वक्त भी शोर मचाते थे। फिर PMLN की हुकूमत आई, वो 8 अरब ले रही थी। अब पिछले जो 3 साल गुजरे हैं, उसमें तकरीबन 17 से 18 अरब रुपया औसतन रोजाना का इजाफी कर्जा लिया जा रहा है। खान साहब ने, हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि अगर 30 अरब से वो कहीं 20 अरब पे ले जाएं तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। ज़मीनी हकीकत यह है कि 30 अरब का कर्जा जो PMLN और पीपल्स पार्टी ने इकट्ठा करके PTI को दिया था, वो 45,000 अरब पे पहुंच गया। तो 30,000 अरब से हम 3 सालों में 45,000 अरब पे गए हैं। जो 5 साल में कर्जा लिया था PMLN की हुकूमत ने, वो यहाँ पे तो तकरीबन 2.5-3 साल में पूरा हो गया, उससे ज़्यादा ऊपर निकल गए। तो जो मंशूर में लिखा था कि जो कौमी कर्जाजात की सिमत है, जो स्पीड है, वो बड़ी तेज़ है, वो वादा तो बिल्कुल पूरा नहीं हो पाया। राइट। अगले वादे पे चलें जी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने, ये भी बहुत अहम इशू है, जो शाह ने जिस इशू को हल नहीं किया, पीपल्स पार्टी इसको हल नहीं कर सकी, PTI ने क्या किया, दिखाएं। बल्दियाती निज़ाम। राइट। इमरान खान साहब, पिछले 3 साल से बल्दियाती निज़ाम मुअत्तल है पंजाब के अंदर, और डेवलपमेंट फंड भी आप जानते हैं कि वो पार्लियामेंटेरियंस को मिल रहे हैं। लेकिन जब आपके पास से कोई सिस्टम नहीं होता ना बल्दिया या लोकल गवर्नमेंट का, तो फिर आपको इसी तरह करना पड़ता है कि कोई MLA बताता है ये काम रहता है मेरे एरिया में, MNA बताता है जी मेरे शहर का ये काम है, मिनिस्टर्स काम करवाते हैं, जितने बैनर पोस्टर लगते हैं उन्हीं के नामों के लग रहे हैं, लोग उन्हीं का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, स्कीमें भी उनसे मांग रहे हैं। लोकल बॉडीज का एक बेहतर सिस्टम पाकिस्तान बड़े अरसे से डिमांड कर रहा है। परवेज मुशर्रफ के दौर से लेकर अब तक कोई भी अच्छा सिस्टम नहीं आ सका। सबसे बेहतर और मुनासिब सिस्टम परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में आया था। उसके बाद अगर कोई सिस्टम बेहतर है तो वो KP में तहरीक इंसाफ पहले लेकर आई थी, लेकिन अब 3 साल हो गए, ये इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? देखिए, पंजाब में अभी इलेक्शन करवाएंगे, पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ एक्सपोज हो जाएगी। उस्मान बुज़दार साहब ने पंजाब में वो दुर्गत बना दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि शायद ही कोई जगह हो जहां तहरीक इंसाफ आराम से बल्दियाती इंतखाब जीत जाए, वो हार जाएंगे।
देखें, जहां तक बात यह है कि फंड देना बराह रास्त, तो बराह रास्त फंड तो इमरान खान ने नहीं दिए, वो तो अपने सवाबदीदी फंड जो थे उन्होंने वो भी छोड़ दिए, जहां से मियाँ साहब बहुत बड़ी बड़ी रकूम निकाल के दे देते थे, गिलानी साहब भी, बाकी लोग भी, उन्होंने सवाबदीदी फंड भी छोड़े, उन्होंने अपना जो खर्चा था पीएम हाउस का उसको भी कम किया। उन्होंने ये चीजें करने की ख्वाहिश उनकी है, वो करना भी चाहते हैं, लेकिन कैपेसिटी नहीं बन रही। वो एक अच्छा बल्दियाती निज़ाम लेकर आए और हुकूमत बन जाए किसी और की, तो काम कैसे करेंगे? और हुकूमत किसी और की ही बननी है, इसलिए कि उस्मान बुज़दार ने पंजाब में तो बेड़े गर्क कर दिया है। यहाँ पे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त, लेकिन इमरान खान साहब, आपको याद होगा जो परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में आखिरी बल्दियाती इलेक्शन हुए थे वो 2009 में हुए थे, जिनकी 2005 में हुए थे, जिनकी मुद्दत 2009 में खत्म हुई, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 2009 से लेकर 2015 तक इलेक्शन नहीं करवाए और सुप्रीम कोर्ट ने इनको वो कंटेम्प्ट करना था तो इनको मजबूरन करवाने पड़े। तो फिर फर्क कहां रह जाएगा इमरान खान में और उनमें, अगर वो 6 साल नहीं करवाएंगे और ये भी 6 साल ना करवाएं? सर, उन्होंने जो लोकल बॉडीज के कानून का बेड़ा गर्क किया था ना नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने, उसकी तवक्को हम इमरान खान से नहीं करेंगे। इलेक्शन करवाएं ना करवाएं एक अलग बात है, लेकिन ये कम से कम वो वाली 2 नंबर ही नहीं करेगा जिस तरह का कानून वो लेकर आए थे, और जैसा लोकल बॉडीज का अजीब लूला लगड़ा किस्म का निजाम वो लेकर आए थे। उन्होंने तो हर चीज छीन ली थी निजाम से। परवेज मुशर्रफ ने तो डिलीवर किया था, इख्तियारात नीचे तक दिए थे, पीएमएलएन ने और पीपल्स पार्टी ने छीन लिए थे। खैबर पख्तूनख्वा में मैंने आपसे कहा कि इमरान खान ने बेहतर निजाम दिया था, राइट। अब होना तो चाहिए, ये इलेक्शन होना चाहिए और नए अच्छे सिस्टम के तहत होना चाहिए, लेकिन पंजाब में नहीं जीतती पीटीआई, इस वक्त तो नहीं जीतती। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान खान साहब, सलीम साहब और जनरल रिटायर्ड अमजद शेब साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।